हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था बुद्धि का। पहले क्लास में हमने बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं पढ़ी। उसके बाद वाले जो क्लास था उसके बाद उसमें हमने बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत पढ़े। आपके दो सिद्धांत बचते थे, वो इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। एक तो बुद्धि और ज्ञान में अंतर पढ़ेंगे और फिर गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत ये रह गया था, इसको पढ़ेंगे। और फिर बहुत ही बेहतरीन थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत रह गया था, वो भी हम इस क्लास के माध्यम से आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बुद्धि चैप्टर चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे बुद्धि और ज्ञान में अंतर। देखिए, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, लेकिन कुछ लोग इसको सेम समझते हैं कि बुद्धि और ज्ञान एक ही चीज है। ऐसा नहीं है, बुद्धि और ज्ञान एक नहीं है। बुद्धि अलग होती है, ज्ञान अलग होता है। जानते हैं कैसे? जैसे बहुत से मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बुद्धि और ज्ञान एक ही वस्तु है। कुछ लोग मानते हैं कि बुद्धि और ज्ञान एक ही है। ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा बुद्धि बढ़ेगी, है ना। आयु के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे सॉरी आयु के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसमें समझ आ जाती है, वह समझदार हो जाता है, उसमें ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ जाती है ना। तो इसलिए ही तो 15 वर्ष के बालकों की परीक्षा में दिए जाने वाले प्रश्न 10 वर्ष के बालकों की परीक्षा से कठिन होते हैं। बालक 15 वर्ष का हो गया है तो, और एक बालक 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बालकों से कठिन क्वेश्चन पेपर 15 वर्ष के बालक के लिए बनाया जाता है, क्योंकि भाई उसकी उम्र बढ़ गई, उसकी समझदारी बढ़ गई, बालक समझदार हो गया। तो उसी बेस पे बुद्धि परीक्षा में ज्ञान की ही तो परीक्षा ली जाती है। बुद्धि परीक्षा में ज्ञान की ही तो परीक्षा ली जाती है कि भाई बालक को कितना ज्ञान हो गया। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में घनिष्ठता होते हुए भी कुछ तो अंतर है। क्या है, हम वो जानते हैं। देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बुद्धि जन्मजात और स्वाभाविक शक्ति है और ज्ञान वातावरण के द्वारा अर्जित किया जाता है। अब देखिए, जैसे आप पैदा हुए तो क्या हुआ कि आपके पास बुद्धि है, आपके पास थोड़ा बहुत आपकी बुद्धि है, दिमाग थोड़ा बहुत है आपके पास। अब आप जो है जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस वातावरण में, जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, उसी प्रकार से आपको ज्ञान भी डेवलप हो जाएगा, है ना भाई। हर एक बालक के पास बुद्धि होती है पैदा होते ही। अब अगर आप रूरल एरिया में हैं, या मतलब उस प्रकार की सोसाइटी में है जो जो है गरीब है या अनपढ़ लोग जहाँ रहते हैं, तो वहाँ आपको ज्ञान कहाँ से हो सकता है। और आप एक पढ़े लिखे परिवार समाज में हैं तो आपको ज्ञान मिल गया, आपकी ज्ञान के साथ बुद्धि भी बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पे ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हो गई। बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान हम अर्जित करते हैं, बुद्धि अर्जित नहीं करते। सीधा सा पॉइंट याद रखिए कि बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान हम अर्जित करते हैं, ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। ज्ञान के लिए स्कूल जाते हैं, बुद्धि के लिए स्कूल नहीं जाते हैं। बुद्धि हमको भगवान ने दे दी है, दिया नहीं है ज्ञान। वो ज्ञान हम स्कूल जाकर अपने टीचर से लेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ पॉइंट। यदि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान को भूलने से बुद्धि समाप्त नहीं होती। ऐसा थोड़ा है कि जो आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ये हम भूल जाएंगे तो फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी या बुद्धि हमारी यहीं से समाप्त हो जाएगी। देखिए, वो तो चीज़ है कि हम चीज़ों को भूलते तो हैं, ऐसा तो है थोड़ा ना है कि आप जितना भी पढ़े हैं सब कुछ याद है आपको, आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, पेपर दे दिया, फिर आप उसको अपने रिमाइंड नहीं करते, भूल जाते हैं। ऐसा थोड़ा कि उसको भूल गए तो आपके साथ आपकी बुद्धि भी चली गई, है ना, आप बेवकूफ़ हो गए। ऐसा नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। लेकिन देखिए, अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, किसी कारण आपको चोट दिमाग में लग गई है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो उसके साथ साथ आपका ज्ञान चला जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर ज्ञान चला गया है, क्वेश्चन आपको याद नहीं रह गए, कोई बात याद नहीं रह गई, बुद्धि आपकी बरकरार है, ऐसा नहीं कि बुद्धि आपकी चली गई। बहुत सी बातों को जान लेना ज्ञान है, उन बातों को जीवन में उपयोग करना बुद्धि है ना भाई। बहुत सी बातों को जान लेना, दुनिया भर की बातों को जान लेना, सीख लेना क्या है? ज्ञान है। आपने ज्ञान ले लिया, ठीक है, लेकिन अब उस ज्ञान को अपने जीवन में आप उपयोग कैसे करते हैं, यही तो बुद्धि है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आसान से आसान भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। यही चीजें अगर आप बुक से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्लास अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत सी बातों को जान लेना, सीख लेना, है ना, ये सब क्या है? अधिगम कर लेना क्या है? ये ज्ञान है। और फिर हम उस बात को अपने जो है जीवन में कैसे उपयोग करते हैं, यही क्या है? बुद्धि है ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि जो है सफलता ना मिल जाए, है ना। उन्होंने कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता ना मिल जाए। ये हमने ज्ञान ले लिया, ये हमारे पास ज्ञान हो गया, लेकिन क्या हम उसको अपने जीवन में कैसे यूज कर रहे हैं, ये बुद्धि हो गई हमारी। यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह विद्वान भी हो, यह भी जरूरी नहीं है कि विद्वान व्यक्ति में बुद्धि हो, ठीक है। अधिक बुद्धि से अधिक ज्ञान का विकास हो सकता है, परंतु अधिक ज्ञान से अधिक बुद्धि का विकास असंभव है। अधिक बुद्धि है आपके पास तो आप अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया भर का ज्ञान आपने बटोर लिया तो आपकी बुद्धि बढ़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों का सरलतापूर्वक सामना कर सकता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। जो बुद्धिमान है वो कठिनाइयों को आसानी से उसको सॉल्यूशन कर लेगा उसका। एडम्स कहते हैं कि सांसारिक जीवन में उपयोग में लाने योग्य ज्ञान और विचार ही बुद्धि है। अपने सांसारिक जीवन में जो हम उपयोग में अपना ज्ञान को जो उपयोग में लेकर के आते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वही बुद्धि है। अंत में प्रोफेसर व्हाइट हेड कहते हैं कि बिना ज्ञान के आधार के आप बुद्धिमान नहीं हो सकते, किंतु आसानी से ज्ञान प्राप्त करके भी बुद्धिमान रह सकते हैं, ठीक है। देखिए एक पॉइंट आता है हमारा बुद्धि की अभिवृद्धि। अगर इस पे टिप्पणी पूछ ले तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। हम आपको पढ़ा देते हैं बुद्धि की अभिवृद्धि। बुद्धि परीक्षा के परिणामों के आधार पर हम, देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, करते हैं कि सर अगर आप नोट से पढ़ाते तो ज़्यादा समझ आता है। प्यारे दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने हर एक टॉपिक का नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है। इससे ये जो मैं आपको भाई ये जो हमारे पास ये जो बुक्स में पढ़ाता हूँ, ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कई जगह से कंटेंट में इकट्ठा करता हूँ। मैंने दिखाया भी था एक वीडियो में 4 से 5 किताबों को, और फिर देखता हूँ कि कहाँ से इजी पॉइंट मिल रहा है हमको, वहीं से हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ना समझें कि सर उससे नहीं पढ़ा रहे हैं नोट से तो समझ में नहीं आएगा। आप बस हमारे पॉइंट्स को सुनिए, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और हम लोग आज 40,000 हो गए हैं। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज डेट कितनी है? 22 दिसंबर सन 2021। आज हम लोग 40,000 की संख्या हो गई है। क्या मैं 50,000 की आशा कर सकता हूँ? क्या आप लोग मुझे 50,000 तक, मुझे नहीं हम सबको, क्या हम सब 50,000 हो पाएंगे? कब तक हो पाएंगे ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। अगर ये आप हमारी क्लासेस को अपने फ्रेंड्स तक, ग्रुप, कॉलेज ग्रुप में सब जगह शेयर करते हैं तो डेफिनेटली हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं बुद्धि की अभिवृद्धि। और 40,000 तक पहुंचाने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। बुद्धि परीक्षा के परिणामों के आधार पर हम जानते हैं कि बालक की बुद्धि उसकी उम्र के साथ बढ़ती रहती है। बुद्धि परीक्षा के परिणाम, जो भी बुद्धि परीक्षा होती है, जो आईक्यू लेवल होता है, उसके रिजल्ट के बेस पे हम जानते हैं कि बालक की बुद्धि उसकी उम्र के साथ है। भाई बालक की बुद्धि यानी कि उम्र बढ़ रही है तो उम्र के साथ साथ बुद्धि भी बढ़ती है। लेकिन यह बताना कठिन होता है कि किस विशेष उम्र तक जाकर बुद्धि का बढ़ना बंद, लेकिन ये नहीं कह सकते भैया कि किस उम्र में जाकर के बुद्धि बढ़ना बंद हो जाएगी। हम ये तो जानते हैं कि भाई बालक बड़ा हो रहा है तो इसमें बुद्धि का विकास हो रहा है, बुद्धि इसकी बढ़ रही है। किस साल तक बढ़ेगी?
क्या 10 साल तक बढ़ेगी, 20 साल तक बढ़ेगी, 30 साल तक बढ़ेगी, 50 साल तक बढ़ेगी? कब तक बढ़ेगी ये नहीं कह सकते। कब तक बुद्धि की वृद्धि, वृद्धि कब तक होती है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। विनय ने अपने परीक्षणों के आधार पर बताया है, विनय कौन है, साइकोलॉजिस्ट, कि बुद्धि का विकास 15 वर्ष तक की अवस्था तक चलता रहता है। विनय ने कहा है कि जो बुद्धि का विकास है वो 15 वर्ष तक की अवस्था तक चलता है। टर्मन के विचार से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के बालक अपनी बुद्धि के विकास के चरम बिंदु पर 16 वर्ष की अवस्था में पहुंच पाते हैं, यानी कि उनमें पूर्ण तरीके से बुद्धि का विकास 16 वर्ष की अवस्था में हो पाता है। अलग अलग बात है सबकी। पिंटर कहते हैं कि 14 और 22 वर्ष के बीच बुद्धि का विकास किसी भी समय रुक जाता है, रुक सकता है। तो ये बुद्धि की वृद्धि बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे क्योंकि इस पर टिप्पणी पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत का वर्णन करना है। देखिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे, डेफिनेटली समझ में आएगा। गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। गिलफोर्ड ने बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के प्रयास में त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड 1954 ने स्पीयरमैन एवं थर्स्टन के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए बुद्धि प्रणाली में पाए जाने वाले कारकों को 3 भागों में विभाजित किया है। यानी कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के प्रयास में, कि बुद्धि का जो स्वरूप है उसको क्या किया जाए, पूरा स्पष्ट तरीके से उसको समझाने या समझने के तरीके से प्रयास में त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड 1954 ने स्पीयरमैन और थर्स्टन का जो सिद्धांत था उसकी आलोचना की और बुद्धि प्रणाली जो थी उसमें पाए जाने वाले जो भी कारक थे उनको 3 भागों में बांट दिया। क्या क्या था? प्रथम वर्ग में उन्होंने संज्ञान को रखा, कॉग्निशन को। फिर दूसरा उन्होंने रखा स्मृति यानी कि मेमोरी को, और फिर बहुमुखी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, प्रथम वर्ग में संज्ञान, 3 वर्गों में केंद्रभिमुखी चिंतन और मूल्यांकन योग्यताओं को सम्मिलित किया है। इन सभी योग्यताओं को मानसिक संक्रियाएं कहते हैं। मानसिक योग्यताओं का द्वितीय वर्ग यानी कि विषयगत कंटेंट्स कहा जाता है। मानसिक परीक्षणों की विषय वस्तुएं सामान्यतः 4 प्रकार की हो सकती हैं। इन्हें क्रमशः आकृतिक सामग्री, और भाई क्या कहते हैं, जिसको हम फिगरल कंटेंट कहते हैं। प्रतीकात्मक सामग्री यानी कि सिंबॉलिक कंटेंट, अर्थात सामग्री यानी कि सिमेंटिक कंटेंट, एवं व्यवहार परक सामग्री बिहेवियरल कंटेंट कहते हैं। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि प्रणाली की योग्यताओं का तीसरा वर्ग उत्पाद है। क्या है? प्रोडक्ट है। जब हम मानसिक क्रियाओं ऑपरेशंस का विषय वस्तु पर उपयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स परिणाम प्राप्त होते हैं। ये उत्पाद इकाइयां यानी कि यूनिट्स, वर्ग, क्लासेस, संबंध, रिलेशंस, पद्धति, सिस्टम्स, रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन और आशय यानी कि इम्प्लीकेशंस आदि हैं। और इन तीनों आयामों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन कौन से? 3 आयाम होते हैं। एक तो ऑपरेशन, ऑपरेशन हो गया, दूसरा प्रोडक्ट्स हो गया, फिर हमारा कंटेंट्स आता है। ठीक है, और ऑपरेशन में हमारा इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन आ जाएगा, कन्वर्जेंट प्रोडक्ट आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा, मेमोरी स्मृति और जो है संज्ञान। फिर उत्पाद में क्या आ जाएगा? यूनिट, क्लास, संबंध, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन आ जाएगा। कंटेंट्स में क्या आ जाएगा? फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। ओके, तो ये उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि प्रणाली को एक घन यानी कि क्यूब की भांति बताया है, जो कि आपने देखा। इस प्रकार प्रौढ़ बुद्धि संरचना का रूप त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। और इस परिकल्पना में बुद्धि प्रणाली में 120 तत्वों के पाए जाने की अवधारणा व्यक्त की गई है। कितने तत्व? 120 तत्व। बुद्धि प्रणाली में 120 तत्वों के पाए जाने की अवधारणा बताई गई है। विभिन्न तत्वों में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप 120 तत्व प्राप्त होते हैं। कैसे? 4 विषय वस्तु कारक होते हैं और 5 सक्रिय कारक और 6 उत्पाद कारक। तो कितने हो गए? 120 हो गए। ठीक है, 4 पंचे 20, 20 6 120। तो यहाँ पे जो ऊपर चित्र है उसमें 120 वर्ग हैं, जिनमें से प्रत्येक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी कारक का वर्गीकरण संक्रिया अंतर वस्तु और उत्पाद के रूप में किया जाता है।
तो जैसे जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो संक्रियाएं, जैसे संज्ञान हो गया, स्मृति हो गया, मूल्यांकन हो गया, अंतर्वस्तु, जैसे विषय वस्तु और उत्पाद। उत्पाद में क्या किया जाएगा, जैसे विषय वस्तु के अवयवों से संबंध हो गया, उनकी इकाइयां आदि, ये तीनों आयाम क्या होते हैं, आपस में सम्मिलित रहते हैं। तो इस प्रकार से ये गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत पढ़ लेते हैं। ये थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत हो जाएगा और दिस मच, बस इतना ही रहेगा आज की क्लास में। देखिए, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना करनी है, इंपॉर्टेंट बहुत है, पूछा जा सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि न तो बुद्धि किसी एक योग्यता का घोतक है, न दो योग्यताओं का, न तीन और न अनेक, बल्कि यह सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि इसमें एक कारक है, दो तीन अनेक, ऐसा नहीं है, मतलब इसमें सामूहिक योग्यताएं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ऐसे समूह का प्राथमिक कारक होता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसे उन्होंने क्या किया, प्राथमिक मानसिक योग्यता की संज्ञा दी है और इस आधार पर इसे प्रारंभिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी कहते हैं। चूंकि इसमें अनेक मानसिक योग्यताओं का होना स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत। और उन्होंने इस प्रकार के 7 प्रारंभिक कारकों और प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को भी खोज की। पहली संख्यात्मक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, ये उन्होंने 7 योग्यताएं बताई। आगे बढ़ते हैं। तो थर्स्टन के अनुसार ये 7 मानसिक योग्यताएं ही बुद्धि के रूप में काम करती हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ये योग्यताएं अपने में अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती हैं। जिस मनुष्य में ये इन 7 मानसिक योग्यताओं में जो योग्यता अधिक होती है वह मनुष्य उसी के अनुकूल विकास करता है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे 7 होती हैं, ठीक है, मानसिक योग्यताएं, इसमें से जो व्यक्ति में अधिक होगी व्यक्ति उसी में मतलब उसी के साथ अनुकूलन करेगा, उसमें वो उस पर उसकी पकड़ अच्छी होगी। जैसे मान लेते हैं कि जिस मनुष्य में संख्यात्मक योग्यता अधिक होती है, ठीक है, तो वह गणित की समस्याओं को सरलता से समझ सकता है, हल कर सकता है। शाब्दिक योग्यता मैंने बताया था कवियों में होता है ना। और स्थानिक जो मानचित्र वगैरह विशेषज्ञ होते हैं और उनको हल करता है। ठीक है, गणित जो जिनकी संख्यात्मक योग्यता अच्छी होती है तो क्या होता है उनमें वो गणित को अच्छे से समझ सकता है, हल कर सकता है। और जिस व्यक्ति में शाब्दिक योग्यता अधिक होती है उसका शब्दकोश विस्तृत होता है। मैंने इसका उदाहरण भी आपको कुमार विश्वास बताया था। थर्स्टन ने इन 7 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि मापन के लिए एक बुद्धि परीक्षण भी तैयार किया था जिसे प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, सो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मेरा एक और चैनल है एसपी सर व्लॉग्स के नाम से, वहां हम अपने व्लॉग्स शेयर करते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।